नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जिसे ये बीमारी होगी वो इससे त्रस्त हो जाता है। बहुत ही परेशान करने वाली बीमारी है। लोग लिटरली इससे त्रस्त होने के बाद में सुसाइड की बातें करने लग जाते हैं। जी हाँ, ये बीमारी है सोरियासिस। सोरियासिस बहुत ही जटिल बीमारी है, बहुत पुरानी बीमारी है और इसे ट्रीट करने को कई साल लग जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है सोरियासिस, किस वजह से होता है, इसके क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनकी मदद हम सोरियासिस में ले सकते हैं, और लास्टली क्या क्या प्रिकॉशन सोरियासिस के पेशेंट को लेने चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सोरियासिस एक स्किन की बीमारी है, त्वचा रोग है, चर्म रोग है, जो दुनिया में लगभग 3% लोगों के अंदर हमें देखने को मिलती है। यानी अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ पीपल, 100 में से 3 लोगों को हमें सोरियासिस का अफेक्शन देखने को मिलता है। और काफ़ी पुरानी और जटिल बीमारी होती है। कई बार हमें लगता है कि दवा लेने के बाद में ये बैठ रही है, लेकिन इसके एक्यूट फ्लेयर अप्स हमें कई बार देखने को मिलता है। यानी धीरे धीरे कम होती जाती है और सडन इसका फ्लेयर अप हमें देखने को मिल जाता है। इसके कारण अगर ढूंढने चाहे हमने तो इसका कोई स्पेसिफिक कारण हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इसका ज़रूर देखने को मिलता है। हमने पाया है कि कई जेनेटिक लिंक्स होते हैं, कई जेनेटिक कोड्स होते हैं जो इससे लिंक्ड है, और ऐसे में ऐसा ज़रूर माना जा सकता है कि जेनेटिक्स की वजह से, हेरिडिटरी टेंडेंसीज़ की वजह से ये बीमारी अनुवांशिक तौर पे अब एक जनरेशन में पीढ़ी दर पीढ़ी हमें पास ऑन होती हुई देखने को मिल रही है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की अगर इंजरी हुई है, चाहे वो मैकेनिकल हो, केमिकल हो या रेडिएशन इंजरी अगर हमें हुई है, ट्रॉमा अगर लगा है, तो उस वजह से भी सोरियासिस की शुरुआत हमें हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिल सकती है। बहुत सी दवाइयाँ होती है जैसे कि क्लोरोक्विन, लिथियम, बीटा ब्लॉकर, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या आम भाषा में जिसे हम पेन किलर कहते हैं। इस तरह की कई सारी दवाइयाँ होती है जिनके साइड इफेक्ट में भी हमें सोरियासिस होता हुआ देखने को मिलता है। एक और चीज़ हमने सोरियासिस में देखा है कि समर में सोरियासिस के अंदर हमें कमी देखने को मिलती है। समर में ये रिलेटिवली कंट्रोल रहता है, लेकिन जैसे ही ठंडी शुरू हो जाती है, विंटर शुरू हो जाती है, वैसे ही इसका फ्लेयर अप हमें देखने को मिलता है। विंटर में हमें सोरियासिस हमेशा एग्रावेट होता हुआ देखने को मिलता है। अब सोरियासिस में हमें देखने को क्या मिलता है, तो सोरियासिस में जो स्किन होती है वो काफ़ी सख्त सी हो जाती है। सिल्वर कलर के पैचेस हमें स्किन के अंदर अपीयर होते हुए देखने को मिलते हैं। इसके स्केल्स बन जाते हैं और ये स्केल्स हमें नीचे गिरते हुए देखने को मिलते हैं, और मल्टीपल स्केल इसके हमें देखने को मिलते हैं। ये होता क्यों है? ये होता है शायद इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से। ब्लड वेसल्स इन्फ्लेमेशन की वजह से कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती है स्किन के नीचे, जहाँ वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, फिर वहाँ इचिंग होती है, और वहीं पे हमें स्किन की ग्रोथ देखने को मिलती है और स्केल्स का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। वैसे तो सोरियासिस किसी भी उम्र के अंदर शुरू हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस हमें यंग एज ग्रुप की देखने को मिलती है। यंग या मिडल एज जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर हमें सोरियासिस की कंप्लेंट्स ज़्यादातर देखने को मिलती है। 25 से 35 साल के लगभग की उम्र के लोग हमें इसका प्रेजेंटेशन ला के देते हुए देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। तो के अंदर इसकी तकलीफ हमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रमाण में देखने को मिलती है महिलाओं के मुकाबले। महिलाओं में इसकी तकलीफ थोड़ी कम प्रमाण में हमें होती हुई देखने को मिलती है। सोरियासिस की जो लीजन्स होते हैं उनकी शुरुआत कैसे होती है, तो शुरुआत में हमें सिर्फ स्किन थोड़ी सी ड्राई रफ देखने को मिलती है। थोड़ी सी वहाँ पे स्किन की थिकनेस हमें देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा सोरियासिस को हम वहाँ पहचान नहीं सकते हैं, हमें ऐसा लगेगा नहीं कि पेशेंट को सोरियासिस हुआ है, और जब तक हम उसको स्क्रैप नहीं करेंगे, उस लीजन को खरोचेंगे नहीं, तब तक के वहाँ से स्केल भी गिरते हुए देखने को नहीं मिलते। इस तरह के छोटे छोटे लीजन्स हमें पहले देखने को मिलते हैं। बाद में ये लीजन्स आपस में मिल जाते हैं, मिलने के बाद में एक बड़ा प्लाक बनाते हैं, और फिर हमें वेल एस्टेब्लिश्ड सोरियासिस देखने को मिलता है। वेल एस्टेब्लिश्ड सोरियासिस के अंदर हमें सिल्वर कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं, और इनके ऊपर स्केलिंग हमें विजिबल देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा स्केलिंग पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है, बहुत इचिंग पेशेंट को होती है। स्केल्स रिमूव करने के बाद में हमें स्किन के अंदर अगर देखें तो पिन पॉइंट ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है, जो कि इसका रेड स्ट्रैंड है। दूसरे कंडीशंस में हमें ये ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है। जो क्लासिक प्लाक टाइप सोरियासिस होता है उसका इन्वॉल्वमेंट हमें सिमेट्रिकल देखने को मिलता है। पाम्स पे, सोल्स पे, नीज पे, एल्बोज पे हमें इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है खासकर, और सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें सिर के अंदर भी सोरियाटिक लीजन्स देखने को मिलते हैं। इसे हम स्काल्प सोरियासिस कहते हैं, या फिर नेल सोरियासिस भी देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर हमें नाखूनों का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है।
इसके अलावा हमें जनरलाइज्ड पुस्टुलर सोरियासिस नाम की एक कंडीशन बहुत ही रेयर कंडीशंस के अंदर देखने को मिलती है और इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, पेशेंट की जान को खतरा होता है। पस फॉर्मेशन हमें सोरियाटिक लीजन्स के अंदर देखने को मिलती है और छोटे छोटे बच्चों के अंदर कटेड सोरियासिस देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे लीजन सोरियासिस के देखने को मिलते हैं। इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, बच्चों को अगर तुरंत ट्रीटमेंट दे दी जाए तो इनसे बच्चों को पूरी तरह से निजात मिल सकता है और आराम हो जाता है। सोरियासिस के लगभग 5% केसेस के अंदर हमें सोरियाटिक आर्थराइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पे जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जॉइंट्स पेन पेशेंट को शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे जॉइंट्स की डिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है। अगेन ये लॉन्ग स्टैंडिंग सोरियासिस के अंदर हमें देखने को मिलता है। बहुत सालों तक अगर किसी को सोरियासिस हुआ है तो हमें इस तरह का इन्वॉल्वमेंट सोरियाटिक आर्थराइटिस का होता हुआ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक दवाइयों की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर हेरिडिटरी का रोल काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है और इसके अलावा इम्यूनिटी का भी रोल हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। तो ऐसे में पेशेंट की केस हिस्ट्री लेके उसे दवा देना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और दवा देने के बाद में पेशेंट के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट कई बार देखने को मिलता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमें रिलैप्सेस भी देखने को मिलता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के दवाइयों का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इम्पेशेंट होकर डॉक्टर से डॉक्टर बदलते रहेंगे तो इसका इलाज हल हमें देखने को नहीं मिलेगा। वो सोरियासिस को इनक्यूरेबल मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि सोरियासिस ठीक नहीं हो सकता है लेकिन कंट्रोल में अच्छी तरह से रह सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि होम्योपैथी से हम इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक हमें होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन यहाँ पे करना ज़रूरी होता है। तो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो हम इसमें दे सकते हैं? सबसे पहले आती है आर्सेनिक। आर्सेनिक बहुत ही अच्छी दवा है सोरियासिस के लिए। जैसा कि मैंने बताया विंटर के अंदर सोरियाटिक लीजन्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो विंटर के अंदर अगर स्किन ड्राई हो रही है, रफ हो रही है, स्केल्स हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो विंटर सोरियासिस एग्रवेशन हमें आर्सेनिक के अंदर बहुत अच्छी तरह से कवर होता हुआ देखने को मिलता है। साथ ही साथ आर्सेनिक एल्बम के जो पेशेंट होते हैं वो काफ़ी रेस्टलेस होते हैं, बहुत ज़्यादा इचिंग की वजह से ये पीसफुल नहीं होते, एक जगह नहीं बैठ पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल बिचल हमें पेशेंट देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के अगर हमें पेशेंट देखने को मिलते हैं तो हमें आर्सेनिक एल्बम ये दवा देनी चाहिए। आर्सेनिक एल्बम का सेवन हमें 30 पोटेंसी में देना चाहिए और 30 पोटेंसी की ये दवा हमें 5-5 बूंद सुबह शाम लेना है और लंबे समय तक हमें इस दवा का सेवन करना है। पहले 1.5-2 महीने तक दवा का सेवन कीजिए। अगर आपको आराम हो जाता है और कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं नए, तो इसे और लंबे समय तक हम ले सकते हैं। या फिर अगर कोई नए सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं 1.5-2 महीने ये दवा लेने के बाद में, तो फिर से टोटलिटी लेके नए सिम्टम्स के हिसाब से आपको दवा बदलने की ज़रूरत रहती है। आर्सेनिक के अलावा जो दूसरी दवा है जो सोरियासिस के अंदर बहुत अच्छी इंडिकेटेड हमें देखने को मिलती है वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन इन सोरियासिस। और सोरियासिस के जो लीजन्स होते हैं हमें स्किन ड्राई देखने को मिलती है, रफ स्केली पैचेस हमें स्किन के अंदर देखने को मिलते हैं जो कि ग्रेफाइटिस में भी देखने को मिलती है। अनहेल्दी स्किन कंडीशन हमें ग्रेफाइटिस के पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। ग्रेफाइटिस की जो सोरियासिस के लीजन्स होते हैं वो यूजुअली हमें देखने को मिलते हैं जॉइंट्स के अंदर, जहाँ पे स्किन का फोल्ड हो रहा है, एल्बो है, नी है, ऐसे स्किन के फोल्ड के अंदर हमें ग्रेफाइटिस के लीजन खासकर इंडिकेटेड देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के लीजन के अंदर हमें ग्रेफाइटिस देना है। ग्रेफाइटिस भी हमें लो पोटेंसी में 6x के अंदर देना है। ग्रेफाइटिस 6x की लिक्विड आपको मिल जाएंगी। ये लिक्विड आपको 5-5 बूंद सुबह शाम कंटिन्यूसली देना है। इम्प्रूवमेंट होने के बाद में इस लिक्विड का फ्रीक्वेंसी हमें कम करनी है। जैसे सुबह शाम ले रहे थे तो दिन में एक ही बार कर देनी है और लंबे समय तक हमें ये दवा लेनी है। एक और दवा है जो बहुत ही अच्छी तरह से हम सोरियासिस में यूज़ करते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन इन सोरियासिस, और वो है पेट्रोलियम 30। पेट्रोलियम 30 जो है उसके अंदर हमें स्किन के अंदर डीप फिशर्स देखने को मिलते हैं, स्किन पूरी तरह से क्रैक हो जाती है, उससे ब्लीडिंग और उजिंग ब्लड हमें आता हुआ देखने को मिलता है। तो इस तरह के क्रैक्स अगर हमें देखने को मिल रहा है, सोरियाटिक लीजन्स पूरी बॉडी के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वी कैन थिंक ऑफ पेट्रोलियम 30। पेट्रोलियम 30 के भी हमें 3 से 4 बूंद दिन में 2 से 3 बार लेना है। 2-3 महीने तक के इस दवा का सेवन करना है। अब मैंने यहाँ पे हर दवा का सेवन 2 से 3 महीने का ही बोला है, ये इसलिए क्योंकि इसके बाद में आपका फिर से रीअसेसमेंट होना ज़रूरी होता है। आपके फिर से जो सिम्टम्स चेंज हुए उस हिसाब से आपकी नई दवा आपको देना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये थी कुछ दवाइयाँ जो सोरियासिस के लिए यूज़ होती है।
जैसा कि मैंने बताया 5% केसेस के अंदर हमें सोरियाटिक आर्थराइटिस देखने को मिलता है, जॉइंट्स के अंदर पेन देखने को मिलता है, डिफॉर्मिटीज़ जॉइंट के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में हम दे सकते हैं रस्टॉक्स 30। जॉइंट पेन रहेंगे, पेशेंट को मॉर्निंग एग्रावेशन रहेगा, इनिशियल मूवमेंट पेशेंट की बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है, सो के उठेगा तो बेड पे से चल नहीं पाएगा, थोड़ा सा उसे तकलीफ जाएंगी चलने में। इनिशियल मूवमेंट्स आर पेनफुल इन रस्टॉक्स। तो बाद में कंटिन्यूस मूवमेंट के बाद में जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्मूथ हमें रस्टॉक्स के होते हुए देखने को मिलती है। तो सोरियाटिक आर्थराइटिस में जो मेन इंडिकेटेड मेडिसिन है उसके साथ में हम रस्टॉक्स 30 दे सकते हैं। रस्टॉक्स 30 के भी हमें 5-5 बूंद दिन में 2 बार 3 बार पेशेंट की तकलीफ देखते हुए देना है। तो ये थी कुछ दवाइयाँ सोरियासिस के लिए। इसके अलावा फॉस्फोरस, सेपिया जैसी और भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है जो सोरियासिस में हम दे सकते हैं। अब जाते जाते मैं बताऊंगा कि इन दवाओं के साथ में हमें प्रिकॉशन क्या क्या लेना है, क्या क्या परहेज़ करना है। तो सोरियासिस के पेशेंट को खट्टे का परहेज़ हमेशा करना है। खट्टी चीज़ इसे नहीं चलेंगी, खासकर दही, नींबू, किसी भी प्रकार में इमली की खटाई, आम के अमचूर की खटाई, तो किसी भी प्रकार का खट्टा पेशेंट को नहीं खाना है। खासकर दही से तो बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है, दही बिल्कुल पेशेंट को नहीं चलता है। इसके अलावा पेशेंट ब्रिंजल नहीं खा सकता है। बैंगन का परहेज़ पेशेंट को करना चाहिए, बैंगन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पेशेंट को सुबह मॉर्निंग वॉक ज़रूर करना चाहिए, योगा ज़रूर करना चाहिए। ऐसा कई केसेस में हमने देखा है कि डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से हमें एग्रावेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे नाइट्रम मूर से सोरियासिस काफ़ी रिलीव हो जाता है। नेचुरल एक्सरसाइजेज होती है, इनकी मदद से ये स्ट्रेस लेवल कम करके सोरियासिस को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो जानकारी मैंने दी ये पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी और बीमारी के बारे में अच्छी सी जानकारी के लिए। लेकिन जाने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और जिसे ज़रूरत होगी उससे ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे उसे भी होम्योपैथी का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।